क्या है हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा के कुछ या हिंदी वर्णमाला के कुछ अन्य वर्ड। अन्य वर्ड हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे आज तारीख इसमें है 28 मार्च 2023। ठीक, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हिंदी वर्ण माला के अन्य वर्ड। अन्य वर्ड हम लोग यही पढ़ रहे हैं। अब अन्य वर्ड में हम लोगों ने पढ़ा कि पहले नंबर क्या पढ़ा? अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह कौन कौन से वर्ण हैं? ये चीज हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा संयुक्ताक्षर क्या है। संयुक्ताक्षर क्या है? संयुक्ताक्षर के विषय में जाना। आखिर में वो संयुक्ताक्षर अगर कहे जाते हैं तो किन किन वर्णों का उसमें योग होता है, कितने उनकी संख्या है, कैसे कैसे उसका योग हुआ, हम लोगों ने पढ़ा इसको संयुक्ताक्षर के नाम से। संयुक्ताक्षर के नाम से हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद नंबर 3 पे हम लोगों ने पढ़ा विकसित स्वर क्या है, विकसित स्वर की संख्या क्या है, कैसे इसका विकास हुआ, इसका नाम विकसित स्वर कैसे पड़ा। क्या पढ़ा हम लोगों ने? विकसित स्वर। नंबर 4 पर हम लोगों ने क्या पढ़ा? नंबर 4 पर हम लोगों ने पढ़ा कि ताड़न जात वर्ण कौन कौन से हैं, ताड़न जात को किन नामों से जाना जाता है, या द्विगुणित क्या है, द्विगुणित की संख्या क्या है, या इन्हें उच्छिष्ट क्यों कहा जाता है। ये सब चीजों के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। क्या? ताड़न जात या द्विगुणित, या हम कह सकते हैं कि उच्छिष्ट, इन सब चीजों के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, विदेशन स्वर क्या है। विदेशन स्वर किसे कहते हैं? 5वें नंबर पे हम लोगों को आज पढ़ना है विदेशज स्वर किसे कहते हैं, विदेशज स्वर की संख्या क्या है, इसके विषय में हम लोगों को आज पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने इसके पूर्व में पढ़ा भाषा क्या है, भाषा के विषय में समस्त जानकारी, फिर हिंदी भाषा क्या है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वर्ण क्या है, स्वर क्या है, हिंदी वर्णमाला क्या है। लेकिन ठीक उसी के आगे जो हम लोगों को पढ़ना है कि जैसे अभी कुछ चीजें बच, विदेशी स्वर पढ़ेंगे, और इसके बाद इनकी संख्या क्या बोलते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, कैसे है, इसके विषय में हम लोगों को भी आगे पढ़ना है। फिर उसके साथ ही साथ अगर कोई शब्दकोश है तो उस शब्दकोश में हम शब्दों को कैसे खोजते हैं, हिंदी भाषा के माध्यम से शब्दकोश को कैसे हम व्यवस्थित क्रम में करते हैं। ये सब 2 ही चीज आपकी बची हुई है। इसके बाद आपकी ये सामान्य हिंदी में वर्ण जो है वर्ण समाप्त हो जाता है। जैसे अब इसमें दे दिया कि विदेशज स्वर किसे कहते हैं। विदेशज स्वर का मतलब यह है ऐसा स्वर जो दूसरे देश का स्वर है, लेकिन हिंदी भाषा में कुछ समय के पश्चात अपना लिया गया, लेकिन उसका मूल क्या है, दूसरे देश के स्वर है, लेकिन हिंदी भाषा में वो अपना लिए जाते हैं। तो इन्हें हमारे देश के तहत अगर देखा जाए तो आप विदेशज ही होगा। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 1 है। विदेशज स्वर
की संख्या बराबर 1 है। वो विदेशज स्वर कौन सा है? वह विदेशज स्वर है आपका आ है, जिसे आप बड़ा आ कहते हैं। इसके ऊपर एक अर्धचंद्र लग जाता है, बिंदु नहीं रहता है, इसे हम विदेशज स्वर कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद आता है, अब कुछ लोग इसे कहने के लिए कह देते हैं कि क्या चंद्र बिंदु स्वर है। क्या इसी विदेशज को ही क्या कह देते हैं? चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु कह देते हैं। और क्या इसकी खास बात है? इसकी खास बात जैसे इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, प्रश्न यह उठता है कि हर जगह जब भी प्रयोग किया जाता है इस चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है जैसे आप कॉलेज अगर लिख रहे हैं, क्या कॉलेज, कॉलेज में जो प्रयोग किया जाता है वहां पर विदेशज स्वर की ही बात की जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कैसे इसका विकास आपके हिंदी भाषा में हुआ? हाँ, इसका विकास हिंदी भाषा में एकाएक तो नहीं हुआ है, इसका विकास एक गति के साथ हुआ है। जैसे जब हम देखते हैं अपभ्रंश भाषा में, तो अपभ्रंश भाषा में जो ओ लिखा जाता था इस प्रकार से, इसी के बगल में एक अर्धचंद्र लगा दिया जाता था, इसी के बगल में एक अर्धचंद्र लगा दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे यही विकास आपका इस मात्रा का लोप हो गया और यही चंद्र ही बचा, इसीलिए हिंदी में अपना लिया गया। इसे क्या कहते हैं? अर्धचंद्र स्वर या विदेशज स्वर कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद प्रश्न यह उठता है कि अगला है आपके हिंदी के वर्णमाला के जो अन्य वर्ण हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया इतना तक विदेशज स्वर क्या है इतना जान लिया। अब स्वर के साथ साथ कुछ विदेशज व्यंजन भी हैं, कुछ विदेशज व्यंजन हैं। विदेशज व्यंजन, विदेशज व्यंजन या है क्या? अगर हम इसको ज्यादा व्याख्यायित करना चाहें, देश का अर्थ होता है अपने देश में, वी का अर्थ हो गया अपने देश के अलावा, क्या हो गया? अपने देश के अलावा। देश का हो गया अपने देश में। जा का अर्थ हो गया उत्पन्न, जा का अर्थ क्या हो गया? उत्पन्न। अर्थात ऐसा व्यंजन जो अपने देश के अलावा किसी दूसरे देश में जन्म लिए है, लेकिन हिंदी भाषा में इसका प्रयोग कर लिया जाता है, तो वह हिंदी भाषा के लिए एक विदेशज व्यंजन कहा जाएगा। तो आप लोग परिभाषा भी लिख लीजिए। ऐसा व्यंजन, ऐसा व्यंजन जिसका जन्म अपने देश के अलावा, अपने देश के अलावा किसी दूसरे देश में उत्पन्न हुए हैं, किसी दूसरे देश में उत्पन्न हुए हैं, देश में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो ऊपर लिख देते हैं, तो वह हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए विदेशज व्यंजन कहा जाता है, कहा
संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या के विषय में जब बात किया जाता है तो दो मत मिलते हैं। इनकी संख्या के विषय में दो मत मिलते हैं। कितने मत? दो मत मिलते हैं। संख्या के विषय में दो मत प्रचलित है। पहला मत क्या है? जो माना जाता है, एनसीईआरटी क्या मानता है उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है एनसीईआरटी में क्या है। हो सकता है जो हम लोग जान रहे हैं वह विकल्प ही ना हो, तब वहाँ हो सकता है एनसीईआरटी वाला दे, इसलिए हमें दोनों जानना जरूरी है। पहला मत क्या कहता है कि इनकी संख्या 5 है। कितनी है? 5 है। 5 है तो कौन कौन से हैं? का है, नीचे नुक्ता है, नीचे एक बिंदु रहती है, खा है, गा है, जा है, था है। का, खा, गा, जा, था। इनकी संख्या 5। दूसरा मत क्या कहता है? दूसरा मत क्या कहता है कि इनकी संख्या 3 है। कौन कहता है? एनसीईआरटी के अनुसार इनकी संख्या 3 है। इनकी संख्या 3 है। वो कौन कौन से हैं? खा है, गा है, जा है। यहां से प्रश्न एक बार जब हम बीएड एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे, बीएड की प्रवेश परीक्षा में एक प्रश्न यहां से आया हुआ। यहाँ यही पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा विदेशज व्यंजन नहीं है। तो विदेशज व्यंजन नहीं है। 3 विकल्प यह थे और एक विकल्प आपका घ था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक, बात स्पष्ट हो गई। अब प्रश्न एक और उठता है, किस भाषा से आए हुए हैं। प्रश्न ये भी उठता है कि जो वर्ण हैं या ये जो व्यंजन हैं किस भाषा से, हिंदी भाषा में आए हुए हैं, ये भी जानना जरूरी है। ये जो वर्ण है अर्थात ये जो व्यंजन हैं, ये व्यंजन कहाँ से आए हुए हैं? अरबी, अरबी फारसी। अरबी फारसी जो भाषा है, इस भाषा से इन 5 व्यंजन को ग्रहित कर लिया गया, अर्थात ग्रहण कर लिया गया। बात स्पष्ट हुई। इसके आगे अब जब कभी परीक्षा में पूछता है, हमने आपको स्वर भी बताया, व्यंजन भी बताया, विदेशज स्वर भी बताया, विदेशज व्यंजन भी बताया। अगर परीक्षा में पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में विदेशज वर्णों की संख्या कितनी है, प्रश्न पूछता है विदेशज वर्णों की संख्या कितनी है। अगर प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार के पूछ ले कि विदेशज वर्णों की संख्या कितनी है, तो विदेशज वर्ण का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर आपका स्वर भी आ जाएगा, स्वर और व्यंजन दोनों आ जाता है। जब ऐसी स्थिति बनती है, इस स्वर की संख्या हमने कितना पढ़ा है? स्वर की संख्या हमने 1 पढ़ा, व्यंजन की संख्या हमने कितना पढ़ा? 5 पढ़ा, बराबर 6। विदेशज व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 6। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न एक बार नहीं कई बार आए, क्योंकि हमने एक बार परीक्षा दिया था, उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। चलिए इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की
तरफ हम लोग चलते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ साथ हमें जानना भी जरूरी है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी है, कितने माने जाते हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। कारण क्या है कि कहीं कहीं 13, कहीं कहीं 11, कहीं कहीं 33, कहीं कहीं 36, कहीं कहीं 52, कहीं कहीं 56, अनेकों प्रकार के प्रश्न मिल जाया करते हैं। इसलिए इस संख्या को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे हम एक हेडिंग बना लेते हैं, वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या आप तक आवाज स्पष्ट रूप से जा रही है? अगर कोई दिक्कत हो तो बताएं। वर्णों की संख्या यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानना भी जरूरी है परीक्षा की दृष्टि से, या जो सामान्य हिंदी या हिंदी कहते हैं सब लोग जानते हैं, जानते तो हैं, लेकिन बारीकी से जानना और बात है, एक एक बिंदु को समझना और बात है। जानता सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं जानता है। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं हिंदी वर्णमाला की संख्या के विषय में विद्वानों के कई मत हैं। हिंदी लिख सकते हैं यहाँ, हिंदी वर्णमाला के विषय में विद्वानों के अनेकों मत हैं। अनेक लिख दीजिए, अनेक मत है, ठीक, डैश कर दीजिए। अब हम जो आप जान रहे हैं उस प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे आप पहले से भी जानते हैं, क्या स्वर की संख्या कितनी है? स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? 11। यह आप पहले से जानते हैं। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन की संख्या कितनी है? व्यंजन बराबर 33। ये तो आप पहले से जानते हैं। और ये परीक्षा में अगर पूछे स्वर की संख्या कितनी है, व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आपको इतना ही बताना है। अगर दोनों को जोड़ लिया जाए 44, जैसे हमने इसके पहले बताया आपको कि वर्ण अगर कह दिया जाए, इसका मतलब क्या है? स्वर और व्यंजन दोनों की बात होती है। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ रहे हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या? वर्ण की संख्या, वर्ण की संख्या बराबर 44। या इस प्रकार से कह सकते हैं मूल वर्ण की संख्या बराबर 44। मूल वर्ण को हम साधारण वर्ण भी कह सकते हैं। क्या? साधारण वर्ण भी कह सकते हैं, अब चाहे हम साधारण वर्ण कहें चाहे मूल वर्ण कहें, बात एक ही है। यहाँ तक आपका प्रश्न स्पष्ट हुआ। इसके बाद कुछ लोग 52 बताते हैं। अगर 52 बताते हैं तो उसमें क्या क्या मिला लिया जाता है? उसमें अयोगवाह की संख्या कितनी है? क्या? अयोगवाह की संख्या बराबर 2। अयोगवाह की संख्या 2 हो जाती है। और इसके बाद और क्या जोड़ा जाता है? संयुक्ताक्षर की संख्या बराबर 4 हो जाती है। इसके बाद क्या है? द्विगुणित या ताड़नजात द्विगुणित की संख्या बराबर 2। अगर जोड़ दिया जाए तब कितना होता है? 4 2 6 2 8 4 12 की 2 हाथ लगाए 4 1 5 4 1 5। अगर 4 1 5 हो रहा है तो क्या हो गया? हिंदी में कुल वर्ण,
क्या है, इसे हम क्या कर सकते हैं, हिंदी में कुल वर्ण की संख्या बराबर 52। यहाँ तक प्रश्न स्पष्ट हुआ। इसके बाद हम चलते हैं, कुछ लोग 56 इसकी संख्या मानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितनी संख्या है, 56 है। वो 56 कैसे मानते हैं, इसके विषय में विचार करना है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि विदेशज व्यंजन की संख्या NCERT कितना मानता है, 3। यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ विदेशज स्वर की संख्या NCERT भी 1 मानता है। विदेशज व्यंजन की संख्या, विदेशज व्यंजन की संख्या 3। NCERT वाला यहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि जो 56 मानते हैं तो अपनी बात NCERT ने सिद्ध किया है। 56 कैसे मानते हैं, विदेशज व्यंजन की संख्या 3, विदेशज स्वर की संख्या 1। अगर 52 ये 4 हो गया, 4 में अगर हम 52 जोड़ देते हैं बराबर 56 हो जाता है। ये 56 क्या है, मानक वर्ण, या इस प्रकार से हम कह सकते हैं देवनागरी लिपि। जो आपकी देवनागरी लिपि है, देवनागरी के अनुसार मानकी वर्णों की संख्या प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा, ये भी जानना जरूरी है। कि परीक्षा में हम लोग परीक्षा के लिए ही पढ़ रहे हैं, ना कोई ज्ञाता आप बनेंगे, ना ज्ञाता हमें बनना है। हमारे पास जो टूटी फूटी जानकारी है हम आप लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। परीक्षा में पूछ ले देवनागरी मानकीकरण के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तब वहां पर आपको बताना है 56। देवनागरी मानकीकरण। अब प्रश्न यह उठता है कि देवनागरी है क्या। अभी हमने देवनागरी के विषय में कुछ नहीं बताया, और यह प्रश्न हम आपका अंतिम में, अर्थात जब आपका भाषा के विषय में हम चलेंगे। अभी तो हम पढ़ रहे हैं वर्ण, हमने ध्वनि पढ़ा, वर्ण पढ़ा, शब्द पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे। इसके बाद जब भाषा का नंबर आएगा तो भाषा का विकास कैसे हुआ है, देवनागरी है क्या, इसके विषय में हम बात करेंगे। इतना आप जानते रहिए, यह एक लिपि। लिपि का अर्थ क्या होता है, लेपन करना। अर्थात लीप करके जब चित्रकारी की जाती है, उसी प्रकार से हिंदी वर्णों को एक नया, एक निश्चित आकार, रूप, रंग दे दिया गया है। इसलिए जो देने वाला है उसका नाम देवनागरी है। इसी कारण से देवनागरी कहा दिया जाता है। देवनागरी कहने के और भी कारण हैं, जैसे देवनगर एक स्थान है, उस स्थान में इस लिपि का जन्म होता है, इसीलिए इसे देवनागरी कहा दिया जाता है। बात स्पष्ट हुई। इसके बाद अन्य वर्ण हम लोग पढ़ रहे थे। अन्य वर्ण में हम लोग आगे चलते हैं। 8वां नंबर आपका है मात्रा। जैसे मात्रा के विषय में हम लोगों ने पूर्व में भी पढ़ा है कि मात्रा की संख्या क्या है, मात्रा का विभाजन कैसे किया जाता है, लेकिन फिर भी हमें मात्रा के विषय में पढ़ना है। इनकी संख्या क्या है, उदासीन क्या होते हैं, और जो अंतिम स्वर है आ का क्या क्या रूप है, इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं मात्रा। ठीक, उसे मात्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मापक है, या इस प्रकार से हम कह सकते हैं भार। किसका भार, जब हम भाषा की बात करते हैं, जो हमारे स्वर का भार होता है, या जो स्वर का प्रतीक होता है, या स्वर का जिस रूप में हम व्यंजन के साथ देखते हैं, उसे हम मात्रा कहते हैं। मात्रा की परिभाषा हमने पहले स्पष्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी जानते रहिए कि स्वर का प्रतिनिधि, स्वर का प्रतिनिधि
की मात्रा है। इसका प्रतिनिधि स्वर का प्रतिनिधि। अच्छा, जब गांव में कोई चुनाव होता है या चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, उसमें हम एक लोगों को अपना नेता चुनते हैं। उस नेता को हम क्या कहते हैं? प्रतिनिधि कहते हैं। अर्थात वह नेता जहाँ पर खड़ा होगा वहाँ पर यह बताएगा फला गांव के हम हैं, इतने व्यक्तियों का हमें समर्थन है। वह हमारा रूप ही तो देता है। ठीक उसी प्रकार से जो स्वर का रूप देता है या स्वर का जो प्रतिनिधि होता है, या इस प्रकार से भी कह सकते हैं स्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या होता है? मात्रा कहा जाता है। मात्रा की संख्या कितनी है? मात्रा की संख्या आपकी 10। कितना है? 10 है। स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। अब इसकी मात्रा नहीं होती है, हमने पूर्व में भी बताया है, एक बार हम पुनः बताने चल रहे हैं। आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके 11 स्वर हो गए। इन 11 स्वर की जो मात्राएं होंगी उसके विषय में जानेंगे। आपकी कोई मात्रा नहीं होती, आपकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसका कारण क्या है? यह एक उदासीन स्वर, उदासीन स्वर है। यह उदासीन स्वर है। इसकी मात्रा होती है क्या है? इसकी इस प्रकार से, बड़ी की इस प्रकार से, छोटा ऊ इस प्रकार से, बड़ा ऊ इस प्रकार से, री इस प्रकार से, ए, ऐ, ओ, ये आपकी मात्राएं जो परीक्षा में पूछा जाता है। इसके पूर्व भी हमने मात्रा के विषय में आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ा दिया है या बता दिया है। ठीक, अब इसकी मात्रा नहीं होती है, लेकिन होता क्या है? यह संकेत के रूप में, संकेत के रूप में प्रकट होता है, अर्थात रहता है। क्या होता है? संकेत के रूप में प्रकट होता है। और इसके साथ क्या होना चाहिए? अब अगर किसी भी व्यंजन के साथ यह आता है, ह्रस्व आ जाता है, तो यह दिखाई तो देता है, लेकिन इसकी गणना नहीं होती है। उदासीन अर्थात इस ह्रस्व आ की गणना नहीं होती। कब गणना नहीं होती है? जब हम छंद में मात्राओं की गणना करते हैं, उस मात्रा की गणना करते समय हम इसे नहीं गिनते। और क्या इसके साथ होता है? इसके साथ होने का तात्पर्य है जो उदासीन स्वर आ है, इसका अवग्रह रूप होता है, अवग्रह रूप होता है। इसका भी उल्लेख हम आपके जब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे वहां पर मिलता है, या संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं उनको आपके स्वर संधि में ही मिल जाता है, पूर्व रूप स्वर संधि में, लेकिन वह वास्तव में है क्या, इसके विषय में हम अगला जो पढ़ेंगे संधि में वहां स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, इसका अवग्रह रूप हो जाता है। अवग्रह रूप बनता कैसे है? जैसे आप अंग्रेजी भाषा में यस लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसका रूप हो जाता है। और इसके ऊपर से भी एक जो सिरो रेखा होती है यार आती है, ऐसा नहीं है सिरो रेखा नहीं रहेगी, सिरो रेखा आती है। हमने देखा है बहुत स्थानों पर ऊपर से सिरो रेखा इसमें हटा दी जाती है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर ये एनसीईआरटी लिखा है इसका मतलब कुछ न कुछ सत्यता है, अर्थात ऊपर से सिरो रेखा लगा दी जाती है। यही होता है आपका मात्रा। मात्रा के विषय में हम लोगों ने बहुत कुछ आगे पढ़ ही लिया था। अगर हाँ, एक प्रश्न आपका और है क्या कि मात्रा कुछ दृश्य होती हैं, कुछ अदृश्य होती है। एक चीज यहाँ और जान लीजिए, क्योंकि वहाँ छूट गया था, लेकिन वहाँ छूटता क्यों नहीं? क्योंकि आगे पूरा होना है। मात्रा की संख्या कितनी होती है, कितने दृश्य होते हैं, कितने अदृश्य होते हैं, हम एक छोटा सा या बिंदु है इसे स्पष्ट कर लेते हैं। अगर परीक्षा में पूछ ले कि अदृश्य
अदृश्य मात्रा की संख्या कितना है कि संख्या कितनी है, तो अदृश्य मात्रा की संख्या बराबर 1 है। वही आपका ह्रस्व। जो ह्रस्व आ की मात्रा है वह क्या होता है, अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है। तो इसके बाद दृश्य मात्रा की संख्या कितनी है, दृश्य मात्रा की संख्या बराबर 10। प्रश्न आपका स्पष्ट हुआ। अब स्वर की संख्या कितनी हो गई, 11। अब परीक्षा में अगर आपसे पूछ ले कि मात्रा की संख्या कितनी है, तो 10 ही आपको बताना है। लेकिन अगर परीक्षा में बहुत गूढ़ यदि बनाना चाहा तो वह बना सकता है कि अदृश्य मात्रा की संख्या कितनी है, या ऐसा कौन सा स्वर है जिसका रूप अवग्रह हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको यह प्रश्न काम देगा, यही उत्तर उसका काम देगा। और वहां पर आपको यह भी ध्यान देना है दृश्य अदृश्य कैसे बना रहा है, या ऐसा कौन सा स्वर है जिसका मात्रा अवग्रह के रूप में कर दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम इतना कहेंगे, हमें अभी अब से कम 2 क्लास और लेना है वर्णमाला पे। वर्णमाला का हम प्रश्न पूरा सॉल्व कर दें। इसके बाद अगर कोई भी प्रश्न आपका छूटता है तो आप लोग निश्चित रूप से हमें वह कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, हम उसके विषय में विचार करेंगे। लेकिन ऐसा कोई प्रश्न आपका छूटने लायक हमारी तरफ से नहीं है जिसे हम छोड़ कर पड़े। हम एक तरफ से चलेंगे और पूरा सिलेबस एक निश्चित अवधि में कवर करेंगे। हाँ, अगर कोई परीक्षा लग जाती है तो उस परीक्षा को दृष्टिपात करते हुए, दृष्टि में रखते हुए समय को बढ़ा करके आपका सिलेबस हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।